ये चला यार, ऐसी चला। गर्मी सर्दी दोनों मिक्स हो रही है। हेलो। आ गया। गुड इवनिंग सभी को। मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जीएस का सेशन कैसा लग रहा है बच्चों? अब देखो, गुरुजी से जितनी कोशिश हो सकती है ना उतना कर रहे हैं। जीएस का सेशन आपको मिल रहा है, प्रयास में लग रहे हैं। प्रयास कितने सफल होते हैं वो तो देखो वक्त की बात है। प्रयास करने का काम मेरा है, सफलता कितनी मिलती है वो आगे की बात है। ठीक है, तो जीएस का सेशन आपको करवा रहा हूं मैं। सर आए थे अभी, जितेंद्र सर, बहुत अच्छे से उन्होंने सेशन लिया। 2 दिन से सेशन ले रहे हैं, कल भी सेशन मिलेगा आपको। पेपर भी डिस्कस करेंगे। पेपर जब आप देख के आओगे उसके बाद में पेपर का डिस्कशन भी होगा, सारी बातें होगी, धीरे धीरे सब चीजें होगी। चलिए अब अपनी बात करते हैं। परीक्षा आ चुकी है और अब आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। किस बात को लेकर? जो करनी थी वो तो कर ली, पेपर देने मेहनत करनी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मेरी बात सुनो। बच्चों का जो कंसंट्रेशन पावर है वो खत्म हो जाता है परीक्षा में जाके। पता नहीं क्या होता है ऐसा कि वो सिली मिस्टेक करते हैं। आता है लेकिन नहीं कर पाते हैं। सर आता है लेकिन नहीं कर पाते हैं, और वो जब पेपर देकर बाहर आते हैं फिर बोलते हैं अरे ये तो आता था सर, ये छूट गया। गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनडीए सीडीएस का पेपर आपके सामने आएगा अब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो पेपर होने वाला है आपका, उसमें आपको बहुत ज्यादा तरीके से सोच समझकर पेपर को फाइट करना है। कंसंट्रेशन पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसंट्रेट करना, आपको ध्यान केंद्रित करना है, आपको पूरा फोकस्ड होकर तैयारी करनी है पेपर करने की। आज उसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे करना है आपको पेपर, है ना। एक छोटी सी बात मैं कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले वी सैल्यूट यू सोल्जर्स, अपनी थीम जिसको हम लेके चलते हैं, और सिपाहियों को हम दिल से सैल्यूट हमेशा करते आए हैं। और आपकी जो वर्दी जो आपको प्राप्त करनी है वो ज्यादा दूर है नहीं, अब समय आ चुका है। तो चलिए एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि हाउ टू फेस एग्जाम। एग्जाम में जब आप बैठो तो सबसे पहले बात कि भूल जाओ बगल में कौन क्या कैसे। जो इधर उधर मुंह मारते हैं उनका पेपर बिगड़ने वाला। सीधी सी बात यह है कि उनका कुछ आता है नहीं। जो बच्चा पेपर में बैठता है उसका पूरा एक ही ध्येय होना चाहिए कि क्या लिखा है। जैसे कि पैसेज आया तो पैसेज को समझना है पहले कि भाई क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए पहले और उसके बाद में पैसेज कीजिए। पैसेज देखोगे, पैसेज आपको 2-3 बार तो पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसेज टाइम लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग कौन होता है? पैसेज होता है। टाइम बचेगा कहां पे? स्पॉट द एरर में, सिनोनिम एंटोनिम में। जहां पे आता है तो ठीक, नहीं आता तो उसको स्किप करो, है ना। तो पैसेज में समय लगता है तो थोड़ा लगा लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट होता है कि किसी स्टेशन पे ज्यादा समय लग जाता है तो आगे वाले स्टेशन पे ट्रेन कवर कर लेती है, उसमें अपनी रफ्तार बढ़ा लेती है। जय हिंद सर, आई एम ताराचंद खेदड़। सर एक वाज वर वाला डिफरेंस बता देना, इधर ही और आई वर वाला, जैसे बता देंगे। सब बताएंगे, नक्को, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, बी हैप्पी। ठीक है, सब बताएंगे। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि अभी पेपर आ रहा है तो थोड़ा पैसेज पे थोड़ा फोकस कर लियो, ठीक है। उसमें टाइम सेविंग भी हो सकती है, थोड़ा टाइम लग भी जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें से आपके आंसर आने हैं। बाकी ध्यान केंद्रित करके आपको पेपर देना है। मास्टर्स कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है अपना, कोई चार्जेस नहीं अपना। अब देखो जैसे ये प्रश्न है, अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा। पहला प्रश्न जरा अगर हम देखें कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज अपीयरेंस, इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? इट इज नॉट पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज अपीयरेंस,
इट्स नॉट पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज अपीयरेंस, इट्स इम्पॉसिबल टू जज ए मैन बाय। अब देखो इसमें थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका, ये बहुत ईजी है लेकिन इसमें भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज अपीयरेंस, नो इंप्रूवमेंट। बोलो क्या इंप्रूवमेंट करना है? पहले में क्या होगा जरा बताइएगा। बाबूराव, जॉन स्नो, अब आपको इट इज और इट्स में डिफरेंस का बतानी है। इसमें आपको पता नहीं कि ये क्या है। देखो भाई, नाउन में जब एपोस्ट्रोफी एस आता है जैसे राम का, तो वो का के की दर्शाता है। अगर यहां पे एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, इसका मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म ही है इट इज का। और इट्स क्या है? इट्स क्या है जो इट इज नहीं है, जो पोजीशन को दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो आएगा नहीं कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अरे यार, इम्पॉसिबल भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज। तो जब इम्पॉसिबल आ ही रहा है तो नॉट पॉसिबल लगाने की जरूरत कहां है? जब एक शब्द बन रखा है, पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल होता है, तो फिर हम इम्पॉसिबल को लेके चलेंगे ना। इट्स इम्पॉसिबल टू जज ए मैन बाय हिज अपीयरेंस। चलो बात खत्म। तो इनमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए परीक्षा में, और थोड़ा ध्यान से करना है कि आप लोग बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं और वहां पे आपने गोला काला कर दिया सी का, और वो गोला काला एक बार हो गया तो फिर वो दिक्कत ही करेगा, फिर वो सही नहीं हो सकता। वो एक बार गलत हो गया तो हो ही गया, और आपका एक नंबर खराब होना मतलब लाखों लोगों से आप पीछे होना, लाखों लोगों से आप पीछे हो जाओगे। एक नंबर, एक क्वेश्चन सही होने मतलब लाखों लोगों से आगे हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रही है, अब तैयारी करो पेपर कैसे देना है। इसलिए पेपर फेस करो और अपने आप को ऐसा एज्यूम करो कि आप सीडीएस के एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो कोई भी पेपर सेट ले लो, 100 प्रश्नों का, 150 प्रश्नों का, 200 प्रश्नों का, जितनी तुम्हारी हैसियत है, जितना तुम सीटिंग कर सकते हो। मैं तो कहता हूं मैक्सिमम लो, ताकि आप उसमें पेपर को फाइट करो तो आपको थोड़ा पता चले, अनुभव लगे कि कैसे क्या है। समझ रहे हो? वहां जाके आप बैंड बजा देते हो, वहां जाके आप पता नहीं कैसे क्या क्या करके आते हो, भाई भगवान जाने। इतने आसान प्रश्नों को भी गलत करके आ जाते हो। झंडू बामो, मेरे पास बच्चे लेके आते हैं पेपर, बोलते हैं गुरुजी ये इसका क्या होगा। मैं कहता हूं अरे इसका तो ये होगा। और सर ये तो हमें आता था। तो आता था तो तूने क्या किया? बोले मैं तो ये किया। तो लात की खा। भाई लात की तो खानी पड़ेगी फिर। क्यों? क्योंकि तुझे आता ही था, तो फिर तूने यहां पे जाके वहां पे बैंड क्यों बजाई तेरी, और यहां पे तू कर रहा है। ये गलत बात है भैया, ऐसे मत करो यार, ये गलत हो जाता है। सर अमित सेठी सर कहां है? प्लीज उन्हें बुलाओ। क्यों भाई? बुला लेंगे, रुको। द डॉग इज सर्टेनली ए नोबल एनिमल। अब ये बताओ, सर्टेनली ए नोबल एनिमल, इसमें क्या होगा? सर्टेनली, द डॉग इज सर्टेनली। अब ये वोकैबुलरी का है, इसमें बताओ क्या होना है? निश्चित रूप से नोबल, लॉयल, रॉयल, फर्क होता है इनमें भी। अब यहां पे पार्टली बेसिकली देखा जाता है कि डॉग जो होता है वो क्या होता है? नोबल भी होता है, थोड़ा समझदार भी होता है, वफादार भी होता है। अब निश्चित रूप से ही वो क्या नोबल हो ये कोई जरूरी नहीं है। हर कुत्ता वफादार निकले कोई जरूरी क्या है ना? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब यहां पे ये जरूरी नहीं, सर्टेनली होगा ही, ऐसा ही होगा, ऐसे क्यों बात है? बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली यहां पे सही आंसर होगा। वो अपने समय अनुसार आ जाएंगे यूट्यूब, है ना? टू कॉन्टैक्ट द पुलिस ही ट्राइड हार्ड, इसका क्या होगा भाई? ये बताओ देखें फटाफट, थोड़ा सा मैं साफ सफाई कर देता हूं। हाँ, अब इसका बताओ क्या होगा? टू कॉन्टैक्ट द पुलिस ही ट्राइड हार्ड। अब ये सरल प्रश्न है, इसका सही बताओ। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द पुलिस हार्ड, ही ट्राइड हार्ड टू कॉन्टैक्ट द पुलिस, ही ट्राइड द पुलिस टू कॉन्टैक्ट हार्ड, क्या होगा बताओ? हार्ड, हार्डली, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। इट इज ए हार्ड मेटल। ध्यान रखना, मेटल कैसा है? हार्ड है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ गए? ही गोज टू स्कूल हार्डली। अब ये जाता कैसे? हार्डली। तो हार्डली एडवर्ब के रूप में भी आ गया।
समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, आई वर्क हार्ड। अब यहां पे हार्ड क्या है, आई हार्ड की वर्क हार्ड? वर्क हार्ड, ये भी एडवर्ब है। ये तो डिपेंड करता है कि इस हार्ड का प्रयोग कैसे हो रहा है, कौन से वाक्य में हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है। कि ये एक हार्ड मेटल है तो मेटल हार्ड हो गया, और वो वर्क हार्ड करता है तो वर्क मतलब कार्य करना क्या हो गया, हार्ड हो गया। जब वर्क को देखता हूं तो वर्क से भी मुझे याद आता है कि वर्क भी नाउन होता है, वर्क भी वर्ब होती है। वर्क यहां पे कार्य करना है, और वर्क इज वर्शिप, यहां पे वर्क क्या है, नाउन है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछी जा सकती है सीडीएस में, इसलिए वर्क की शक्ल पे नहीं लिखा है कि वो नाउन है कि वो वर्ब ही है। वो तो डिपेंड करता है कि वाक्य में उसका प्रयोग कहां हुआ है मेरे भाई। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत तगड़े रूप से काम करता है, बहुत मेहनत करता है भाई। तो काम कैसे करता है, मेहनत से करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एडवर्ब एडजेक्टिव का यूज जो है वो किसके अनुसार, सेंटेंस के अनुसार पता चलेगा आपको। अब यहां पे बताइए कि ही ट्राइड हार्ड, उसने मेहनत, इसने कोशिश हार्ड की, कि ही हार्ड है, ही ट्राइड हार्ड, उसने बड़ी ही कोशिश की टू कॉन्टैक्ट द पुलिस, पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए। अब देखो बेटा, अगर तुमने तैयारी कर रखी है, वास्तव में ग्रामर पढ़ रखी है, तो तुम्हारे एक एक शब्द को देखने पे तुम्हें दिमाग में बात आनी चाहिए कि पुलिस जो होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पुलिस के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ए पुलिस मैन हो सकता है, लेकिन पुलिस के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। दा का मतलब यहां पे विशेष की बात चली तो दा तो लग सकता है। और पुलिस क्या होता है, ऐसा नाउन होता है जो क्या होता है, अपने आप में प्लूरल होता है ये कलेक्टिव नाउन, जो कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन के रूप में काम में आता है। अरे बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि अब जो समय है ना, वो ये नहीं है सीखने का, जानने का कि सर इसको गहराई से, ये हम जान चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको। और आपको जब भी देखो तो ये सारी चीजें ध्यान में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आंसर हो गया इसमें क्या, बी आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की कल में थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन, कल ध्यान रखना भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की बनानी है स्लाइड, मुझे याद नहीं रहेगा, आपको बता रहा हूं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की कल क्लास एक लगवा देते हैं, ताकि आपके प्रश्न सही हो जाए, परीक्षा में थोड़ा सा आपको सहयोग मिल जाए। हो सकता है कि अंतिम क्षण में कुछ किया हुआ भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये लो भाई, ही इज रेप्यूटेड टू बी ए क्लोज्ड फिस्टेड मैन। पहले तो स्ट्रक्चर बताओ कैसा है। जब मुझे टू बी दिखता है, टू के साथ बी दिखता है, तो मैं पैसिव की तरफ भी जाता हूं। जब मुझे यह दिखता है इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, तो मैं पैसिव की तरफ जाता हूं। स्ट्रक्चर की पहचान करना आना चाहिए कि एक्टिव स्ट्रक्चर है कि पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि कुछ एक ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो पैसिव स्ट्रक्चर में लगते हैं, एक्टिव में नहीं लगते। जैसे अगर मैं नो की बात करूं तो नॉन टू, नो के साथ टू का प्रयोग होता है पैसिव स्ट्रक्चर में, मैरिड के साथ टू का प्रयोग होता है पैसिव स्ट्रक्चर में। तो आपको स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं होगा तो आप टू टा तो लगा ही नहीं पाओगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इज आता ना, ये इज एमआर के साथ या तो नाउन लगता है, अगर वर्ब लगती है तो वर्ब में आईएनजी लगती है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव का है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब ये मुझे बताओ कि क्लोज फिस्टेड क्या होता है, क्लोज्ड फिस्टेड होता है कि क्लोज फिस्टेड होता है। यहां पे क्लोज फिस्टेड होगा कंजूस आदमी, माइजर पर्सन, ठीक है। जब मुझे माइजर की बात याद आई तो माइजर, माइजर, माइजर क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं माइजरली क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ देखें। ही इज ए miserly person. He is a cowardly person. miserly क्या है बेटा, ये जरा बताना, बताओ जवानों।
सारी गणित आपको समझा चुका हूं मैं कि हर बार एल वाई से खत्म होने वाला शब्द एडवर्ब हो, कोनो ही आवश्यकता नहीं है। ये यहां पे एडजेक्टिव। और दूसरी बात सर, पैटर्न को देखो एक बार आप, लिंकिंग वर्ब आ रही है। एलवी जब आती है तो उसके आगे या तो नाउन लगता है या प्रोनाउन लगता है या फिर एडजेक्टिव लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। और ये क्या है? एडजेक्टिव। एल वाई लगा तो क्या करे? हमें तो आपने चारों तरफ से बता रखा है, ट्रिक पे ट्रिक समझा रखी है कि एलवी के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। अब यहां पे एलवाई लगा तो हम क्या करें? दूसरी बात, कोई वर्ब ही नहीं है जो इसको क्या करे? रिलेशन दर्शाए। मेन वर्ब होगी तभी तो रिलेशन दर्शाएगी। वर्ब का रिश्ता ही तो दर्शाती है एडवर्ब, वर्ब की विशेषता ही तो बताती है एडवर्ब, और नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब को ही तो इंटेंसिफाई करती है। तो यहां पे ऐसा कोई भी सेगमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा। तो यहां पे सीधी सीधी बात है, अगर मुझे यह भी मालूम नहीं होता ना कि एलवाई लगने पे एडजेक्टिव, तो भी मैं स्ट्रक्चर से पहचान लेता सर कि यहां पे ये एलवाई लगकर यहां पे माइजरली एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे कुछ रह गया था क्या? हाँ ये रह गया था। डस्ट इज ए प्रॉब्लम। अच्छा ये प्रश्न जो है ये बहुत बेसिक प्रश्न है और काफी एग्जाम्स में मतलब इसका प्रयोग हुआ है, काफी पेपर्स में ये मैंने देखा इंटरनेट पे। और कई बार आपने ये नोट किया होगा कि इंटरनेट पे जो सर्व करते हैं जो क्वेश्चंस वो परीक्षा में भी आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि ग्रामर जो है वो एक नियमित रूप से चलती है। ग्रामर जो है, ग्रामर के जो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एक निश्चित पैटर्न पे चलते हैं, तो वही रिपीट होते हैं थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया हो तो। और ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। तो अब ये आप बताइए मुझे कि डस्ट इज ए प्रॉब्लम पर्टिकुलर टू इंडिया, ये बताइए कि क्या होगा इसका? पैथेटिक, पॉल्यूशन, पेक्यूलियर, पर्टिकुलर तो शब्द आएगा ही नहीं। आई एम पर्टिकुलर अबाउट इट। अच्छा पर्टिकुलर होता क्या है? कोई पूछे भाई तो इतनी मेहनत कैसे कर लेता है? आई एम पर्टिकुलर अबाउट इट मतलब अब यहां पे इस पर्टिकुलर का अर्थ मेरी आदत में है और मैं इसका आदी हूं और ये मेरे लिए रोजमर्रा की बात है। ठीक है, तो डस्ट जो है वो रोजमर्रा की कोई बात ऐसी है नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक अगर हम बात करें तो ये एक अजीब स्थिति बनाती है ना, पेक्यूलियर स्थिति बना देती है भारत के लिए। प्रॉब्लम ऐसी है जो कि अजीब सी प्रॉब्लम है, जो वास्तविकता से वास्तविक होनी नहीं चाहिए। डस्ट की जैसे समस्या होनी नहीं चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, ये एक अजीब सी स्थिति बनती है भारत में कि अभी भी सड़कें हैं नहीं, कच्ची सड़कें हैं, तो डस्ट फैलती है और डस्ट इज ए प्रॉब्लम पेक्यूलियर टू इंडिया। पैथेटिक भी नहीं करेंगे, पोल्यूशन तो खैर ये हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम को इंडिकेट किया गया है और किसके लिए? इंडिया के लिए। तो यहाँ पे पोल्यूशन का अर्थ ना आके क्या होगा? पेक्यूलियर का अर्थ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रविंद्रनाथ टैगोर was not the first Nobel laureate without a university degree. The first, मेरे दिमाग में कई बात चल रही है। पहले बात तो वॉज का प्रयोग हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है, फिर फर्स्ट के साथ दा का प्रयोग हो रहा है, यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग हो रहा है, विदाउट का प्रयोग हो रहा है, नॉट का प्रयोग हो रहा है। जहां से प्रश्न बन सकते हैं बस वो मैं ध्यान रख रहा हूं, बस बाकी अब आप देखो। बताओ भाई फटाफट। अब ये तो आपको ही बताना है। ये डी में क्या किया है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यार इसमें नंबरिंग से ही डालो भैया, ए बी सी डी। अब बताओ, ए बी सी डी, डी मतलब नो एरर। बताओ क्या होगा इसका? भाई मेरे दिमाग में बात चल रही है कि एक तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ दा नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है। रविंद्रनाथ टैगोर एक विशेष पर्सन है, मानते हैं, बहुत ही रिनोन्ड पर्सनालिटी थे
और आज भी ऐसे लोग जीवित रहते हैं दिल और दिमाग में, ऐसे लोगों कभी खत्म नहीं होते हैं। तो कितने भी हो चाहे, लेकिन देखो प्रॉपर नाउन जब आ जाता है ना, प्रॉपर नाउन जब है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ दा का प्रयोग तो होगा नहीं, जो नहीं किया अगले ने। चलो बहुत अच्छी बात है। वाजंट, वाज नॉट, नहीं थे, नहीं थे मतलब नेगेटिव वाक्य, और वाज के बाद नॉट का पैटर्न सही है। वाज नॉट द फर्स्ट नोबल लॉरिएट, पहले ही नोबल लॉरिएट ऐसे नहीं थे। नोबल जिस नोबल प्राइज जो उन्होंने विजेता जो थे और वो विद्वान जो थे, तो वो पहले ऐसे नहीं थे। तो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ ये लगता है, द वन, द टू, द थ्री, द ये नहीं लगता। विदाउट ए यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी तो एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि हमें स्वर और व्यंजन साउंड के हिसाब से इसको आर्टिकल लगाना है। आप यहाँ पे ए ई आई ओ यू के हिसाब से एन भी लगा देंगे। कई बच्चे इतनी बार समझा चुके हैं, स्कूल वाले मास्टर समझा चुके हैं, कंपटीशन वाले मास्टर समझा चुके हैं, फिर भी पता नहीं उनके क्या खुजली चलती है कि वो यहाँ पे एन करके आ जाते हैं। अब उनकी खुजली चलती तो भैया उनके नंबर भी क्या होते हैं, कम ही आते हैं, है ना। तो वो नौकरी वाली खुजली उनकी हमेशा बनी रहेगी अगर कोई इसको यहाँ पे एन करके आएगा। कितनी बार समझा दिया, ए यूनिवर्सिटी आएगा। विदाउट ए यूनिवर्सिटी डिग्री, अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। द फर्स्ट नोबल लॉरिएट विथ ए यूनिवर्सिटी डिग्री, क्या करोगे? क्या बताया आंसर आपने? कोई एरर है नहीं, कोई एरर है नहीं इसमें, कोई एरर है नहीं, बिल्कुल नो एरर। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, ए भाग, इज वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट्स, वन ऑफ द के साथ, इन वेरियस कंट्रीज, डी नो एरर। सातवां बताइए। वन ऑफ सीरियस या वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, ये इज किसको देख के लगा भाई? द प्रॉब्लम को। इज वन ऑफ द, इंपोर्ट करोगे कि इंपोर्ट्स करोगे? वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लगता है, वर्ब सिंगुलर लगती है। यदि आपने बी तो बताया, बहुत अच्छी बात है, और जॉन ने भी बी बताया, बहुत अच्छी बात है। बट बी में क्या, जॉन ने बताया इंपोर्ट होगा, और एक क्या ये वन ऑफ के साथ दा लगेगा। अब एरर ये माने कि इंपोर्ट वाला माने, ये बताओ। अब ये आपको बताना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। The problem of soil is one of the import। यहां पे इंपोर्ट का अर्थ क्या है पहले तो ये बताओ। चलो एक छोटी सी बात हम करें। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्या ये वाला इंपोर्ट है? तसल्ली से टाइप करो और मुझे बताओ क्या होगा। बताओ भाई। मेजर प्रॉब्लम, वेरियस के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस, वन ऑफ द सीरियस, वन ऑफ द का प्रयोग पहले देखो भैया, द,
क्योंकि वो एक विशेष बता रहा है। कौन सी? प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? सॉइल इरोजन। वो सॉइल जो इरोजन की जो समस्या है ना, वो कईयों में से एक वो विशेष ऐसी समस्या है जो दिक्कत कर रही है कई देशों में। गॉट इट? चलिए, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा। तो वन ऑफ के साथ यहां पे दा, क्योंकि दा लगते ही क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम किसको है? का। ये खुद बता रहा है किसकी प्रॉब्लम? सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बता रहा है। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो चलो आगे। द नंबर ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द वेडिंग आर। अब ये बहुत इजी है, लेकिन नंबरिंग थोड़ा देखो, ए, बी, सी और ये डी। ये इजी है। पीछे वाले में जरूर आप थोड़े बहुत परेशान हो गए थे, ये बता दो। द नंबर ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। हाँ, ये बताओ भाई। जॉन स्नो ने तो बता दिया आंसर, और जॉन स्नो ने बहुत दिमाग लगा के आंसर बताया भाई। तू बदलता बहुत है जॉन, एक बात पे रहे यार। द नंबर ऑफ के साथ आपको बता रखा है, और मैं कह रहा हूं आपको ये ऐसे प्रश्न आएंगे, चाहे ये बात सुन लेना, नाउन प्लूरल और यहां पे वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। किसी ना किसी फॉर्म में ये परीक्षा में जरूर आएंगे। यहां पे वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। एरर्स में छिप जाती है, पता नहीं चलता। ऐसे प्रश्न तो आने की संभावना ना के बराबर, लेकिन फिर भी बता दूं, सपोज और इफ एक साथ नहीं आते हैं। इस बात को खत्म करो यहीं पे। 10वां प्रश्न करो, 10वां प्रश्न करो। फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो हु वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी बिकॉज इट वॉज सो डार्क। फॉर ए लॉन्ग टाइम, हाँ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। है ये देखो, हर प्रश्न इजी है, लेकिन समझने वाले पे है। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो। अब जिनको बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर नहीं पता, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी इसमें। कोई बैठता है तो बगल में बैठता है, बिसाइड्स तो हो गया, के अलावा। और एक चीज सुनो, क्या होगा इसमें? सपोज और इफ एक साथ नहीं आ सकता। सपोज और इफ एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? बिसाइड्स है ये। राम के अतिरिक्त उसके फैमिली मेंबर्स अब वो बिसाइड्स याद करो, बिसाइड्स से क्या नियम था? विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, लव, हेट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एंड नॉट, एज वेल एज लगने पे पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। यहां पे राम के अनुसार लगेगी, यहां पे अटेंडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, हैज अटेंडेड। ठीक है। यदि तुमने क्या पूछा था? वाजवर वाला, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। यहां पे ही हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार। अच्छा, यदि ने पूछा था कि सर ये वाजवर, देखो बेटा वाज ही लगता है। कोई भी सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ क्या लगता है? वाज ही लगता है। और कोई भी प्लूरल नाउन होता है उसके साथ क्या लगता है? वर लगता है। ये तो वर तभी लगता है जब इफ आई वर,
कंडीशनल वाक्य हो तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी लग सकता है। इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, समझ गए, इफ यू वर, मतलब इसमें वर ही लगता है, सीधी सीधी गणित ही है, समझ गए। ऐसे ही हैज और हैव प्लूरल के साथ लगता है और हैज सिंगुलर के साथ लगता है। और वहां पे राम था, क्योंकि बिसाइड्स लगने पे राम के अनुसार लगेगी तो हैज लगेगा। यस, थोड़ा सा इसमें वाज और वर में यही कंफ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं है। वाज अपने साथ सिंगुलर के साथ आई के साथ लगता है, ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, राम के साथ लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर लगता है। लेकिन इफ लगने पे, सपोज लगने पे, प्रोवाइड लगने पे, इनके साथ कंडीशनल एलिमेंट्स के साथ यहां पे इसका वर का प्रयोग किया जा सकता है। गॉट इट? समझ गया? ठीक है। अब यहां पे बिसाइड आएगा क्योंकि बैठने की बात है बगल में। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बताओ भाई, 11वें में क्या होगा? इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। हाँ, ये बाई, व्हाट्स द टाइम बाई योर वॉच, तो समय के अनुसार बाई लगता है, समय को देखने के अर्थ में। क्वार्टर और क्वार्टर्स में अंतर समझते होंगे आप लोग। हेडक्वार्टर्स समझ गए, और एक क्वार्टर वही एक वो क्वार्टर मिलता है, वो क्वार्टर है। एक ये क्वार्टर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्वार्टर के साथ एक का प्रयोग ना करें तो उचित रहेगा, ठीक है। इट इज क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। वेरी गुड। चलो, माई कजिन विथ हर पेरेंट्स। अरे अरे अरे, ये क्या किया? ये तो बिसाइड्स वाली बात बता दी सर आपने। माई कजिन विथ हर पेरेंट्स, चलो ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन ये सिंगुलर है और यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। तो सर ये बात आप पीछे कर चुके हो, तो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। 40 ml सर, 30 ml, कोई 40 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है। समीर ने 40 वाली ली है, जॉन ने 30 वाली ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे क्वार्टर, हाफ, फुल, यही नहीं बता क्या तुम्हें झंडू मामू? चलो आगे। शी इज माई, सर ये क्या है? ये कॉन्फिडेंट, ये क्या है सर? चलो कोई नहीं, हमें तो ये देखना, ये भागी है, बी भागी है, सी भागी है, डी भागी है। आप बताइए क्या होगा? बताओ भाई फटाफट। 13वां, फास्ट। दांत दिखा रहे हो। देखो, परीक्षा में पास नहीं हुए तो ये क्वार्टर वाला ही काम होगा फिर तुम्हारा। नो एरर, नो एरर, नो एरर। शी इज माई, भाई मैंने कह दिया शी इज माई। अब ये क्या है? ये है आपका बहुत निजी, मतलब वो बोलते ना कि ये तो भाई मेरे राज की बात भी जानता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या इसमें विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल, ये इस पे विश्वास किया जा सकता है, मेरा विश्वास पात्र है, ठीक है। तो शी इज माई, माई के साथ नाउन लगा भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई के साथ क्या लग गया? नाउन। शी क्या है यहाँ पे? शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, फेमिनाइन जेंडर है, थर्ड पर्सन है, इसको निचोड़ दो। इस क्या है यहाँ पे? लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग डिवाइस है, ठीक है। माई यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो किसको फॉलो कर रहा है? नाउन को। वाक्य क्या साधारण है, और यहाँ पे विश्वास पात्र की बात चल रही है। चलिए 14th, थोड़ा जल्दी करें क्योंकि आगे मेरी कक्षा है 8 से 9, ठीक है। और थोड़ा सर ने लेट छोड़ा
तो डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। अरे यार ये क्या प्रश्न है, बहुत ही आसान है। ए बी सी, डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन, लेट यू डाउन, लेट्स यू नहीं होता है, ठीक है। लेट्स जो होता है वो होता है लेट अस, लेट्स गो, लेट अस गो। तो लेट्स गो जो होता है वो क्या होता है, लेट अस गो, लेट अस गो। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान रखना। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ध्यान रखना। लेट अस गो, चलो चलते हैं। और याद रखना नरेटिव फॉर्म, नरेशन आ सकते हैं। सीडीएस वालों कान खोल के सुनना। राम सेड टू श्याम लेट्स हेल्प द पुअर, लेट्स हेल्प द पुअर। इसका नरेशन क्या होगा, राम सजेस्टेड श्याम दैट वी शुड हेल्प द पुअर। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे लेट का प्रयोग जो है वो कहां कहां हो सकता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, एक बात तो ये। लेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है तो वो क्या है, लेट अस होता है, ध्यान रखना। और लेट्स बिना इसके एपोस्ट्रोफी एस के इसका कोई अर्थ नहीं है। और यहां पे लेट अस यू डाउन हो ही नहीं सकता, तो लेट यू डाउन। लेट के बाद ये यू वाई छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। कई बार ऐसे बोले थे लेट यू, आप सोचते लेट यू, अब ये वाई बड़ा नहीं आएगा, ये वाई छोटा ही आएगा। ये ध्यान रखो सारी बातें। एक आपको मैंने ब्रह्मास्त्र दिया था, 15वां प्रश्न ध्यान रखो। 15वां प्रश्न बताओ। ईच और एवरी, ईच से जब वाक्य शुरू होता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना का बाप आ जाए, ईच और एवरी से अगर वाक्य शुरू होता है तो आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी है। यहां पे हैव नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, हैज। ये सारे आपको ट्रिक ऐसे ऐसे बता रखी है कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं एग्जाम में, जहां तक मुझे ज्ञात है। फिर भी तुम लोग नहीं कर पाते हो तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई, ठीक है। मैंने आपको कह दिया कि जब ईच और एवरी से कोई वाक्य शुरू हो तो तुम्हें बस आंख बंद करके ये समझना है कि वर्ब हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहां पे हैव नहीं, यहां पे क्या आएगा, हैज। चलो चलिए बाकी प्रश्न कल करेंगे। अभी 10 मिनट का समय और बचा है, 10 मिनट में हमें क्लास में भी पहुंचना, ऑफलाइन सेशन में। आई होप दैट यू आर एंजॉइंग द सेशन। ऐसे देखो छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें होती रहती है, डिस्कशन। और जो आपके जीएस की क्लासेस लग रही है वो आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है भैया। और मेरे वाले चैनल जो है इंग्लिश का सफर, उसमें भी क्लासेस होगी। आज थोड़ा सा शेड्यूल टाइट था, सुबह 7 से लगातार क्लास ले रहा हूं बेटा, क्योंकि एनडीए का आज क्या है कि आज समापन समारोह था ना, एनडीए वाले बच्चे गए हैं। तो एनडीए में क्या गर्ल्स एनरोल हो गई ना इस बार, एनरोल मतलब गर्ल्स जा सकती, तो उन गर्ल्स को समय थोड़ा कम मिला, तो उन बच्चियों को रखा गया था कि भाई पढ़ लो बेटा। तो उनको आज छुट्टी दी, तो उसमें क्या थोड़ा लंबा सेशन ले लिया। तो सुबह 7 से लेकर लगातार सेशन ले रहा हूं, अभी भी एक सेशन बाकी है। तो इसलिए आज मैं इंग्लिश का सफर में क्लास लेने नहीं आया। इस नवजीवन डिफेंस वाला जो चैनल है इसको भी आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये नवजीवन डिफेंस, यहीं से मैं ऑफलाइन क्लासेस मेरी लेता हूं, सीडीएस एफकेट एनडीए वालों की। तो इसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जीएस मैथ्स इंग्लिश की क्लास आपको मिलेगी। कोशिश में लगे हैं और कोशिश की जा रही है आपको फायदा मिले। यार लंबा सेशन ले लो, आज मैं इच्छा तो यही थी लेकिन आज लंबा सेशन एनडीए वालों को ले लिया भाई, जॉन क्या करें। चलो करेंगे भाई, कोशिश है, लेकिन क्या करें, जीव एक रह गया बेचारा। अब ये जीव अकेला क्या क्या करे, कौन कौन से सेशन ले। करेंगे फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी भी एक दिन बचा है अपने पास, करेंगे, देखें कल का दिन देखते हैं कैसा क्या रहता है, उसके बाद में ही विचार कर पाएंगे। चलिए, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल। आप सबको मेरा प्यार, आप सबके लिए सम्मान, ठीक है। और अच्छे से पेपर करो, मजे से, ज्यादा टेंशन ना लो, खाओ पियो मजे करो, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलो बाय बाय।